नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट के बारे में। इससे पहले हमने एवरेज पावर को निकाला था जो आरएलसी सर्किट में हमने निकाला था, तो उसके लिए क्या रिलेशन था पहले वो देख लेते हैं। तो वो रिलेशन था हमारे पास एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट ईवी इंटू आईवी कोस फाई। अब यहाँ पर ये ईवी क्या था, वर्चुअल वोल्टेज, आईवी क्या था, वर्चुअल करंट, और कोस फाई क्या था, V और I के बीच का एंगल यानी कि फेस एंगल। अभी हमने एवरेज पावर को निकाला था, इसी पावर को हम बोलते हैं ट्रू पावर। तो ये बोली जाती है ट्रू पावर। अब अगर हम पावर को निकालते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए कोई अप्लायंस है घर में, अगर उसकी पावर निकालनी है तो हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम पावर की बात करें वो क्या होगी, ईवी इंटू आईवी। और ये जो पावर होती है ये हमारी अपीयरेंट पावर होती है, जिसको हम वर्चुअल पावर भी बोलते हैं, यानी कि जो हमें प्रतीत होती है। वर्चुअल है, एक्चुअल में नहीं है। अगर ट्रू पावर की बात करें तो हमें ईवी आईवी के प्रोडक्ट के साथ कोस फाई को भी लेना पड़ेगा, यानी कि वी और आई के बीच में जो फेस एंगल है उसको भी लेना पड़ेगा, तभी ट्रू पावर आती है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली पावर को निकालते हैं वो हमें अपीयर तो होती है कि इतना कंज्यूम करेगा कोई भी अप्लायंस है जो घर में, लेकिन वो इतना कंज्यूम नहीं करता, ये ट्रू नहीं है। ट्रू हमारी पावर ये होती है। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है पावर फैक्टर का। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है? पावर फैक्टर हमारा होता है दो चीजों का रेशो। इट इज द रेशो ऑफ ट्रू पावर टू द अपीयरेंट पावर। ट्रू पावर टू द अपीयरेंट पावर, यानी कि जो पावर फैक्टर होगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं, जो पावर फैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, ट्रू पावर। अब ट्रू पावर क्या है हमारे पास, ईवी इंटू आईवी कोस फाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं ईवी इंटू आईवी कोस फाई, और डिवाइड में जो कि अपीयरेंट पावर है, अपीयरेंट पावर ये कितनी है, ईवी इंटू आईवी। तो ये ईवी इंटू आईवी है। यहाँ से जब आप इसको कट आउट करेंगे तो हमें हमारे पास क्या बचेगा, कोस फाई। यानी कि कोस फाई जो है वो यहाँ पर एक तरह से पावर फैक्टर का काम करता है। अब इसको थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं कि कहाँ पर जो पावर है मैक्सिमम डिसिपेट होती है और कहाँ पर वो जीरो होती है या कहीं मिनिमम। तो हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में तो पढ़ा ही था। इम्पीडेंस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ये जो एंगल होता है फाई होता है, ये आर रेजिस्टेंस होता है, ये जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस ये जेड होता है जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल आर्म है ये एक्सएल माइनस एक्ससी होता है। यानी कि अगर हम जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको ज्यादा मान लें और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कम मान लें तो एक्सएल माइनस एक्ससी हमें मिलता है, जो हमने पहले भी देखा था। अब यहाँ से अगर हम इस इम्पीडेंस की वैल्यू को निकालें, जेड की वैल्यू को निकालें, तो वो हमारे पास क्या आएगा, इसी ट्रायंगल से, वैसे फॉर्मूला हमने ये पहले पढ़ा भी था, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा अगर यहाँ से जेड को निकालते हैं। और अगर हम यहाँ पर ये कोस फाई निकालें, जो कि ये कोस फाई था, अगर पावर फैक्टर को हम जो कोस फाई के बराबर आया है इसको निकालें तो ये क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि आर बाय जेड आ जाएगा। और ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पर जेड की वैल्यू को पुट करते हैं, ये जेड की वैल्यू है, ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, यही आएगा। अब यहाँ पर अगर हम रेजोनेंस की बात करें, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब ओमेगा जो है ओमेगा आर के बराबर होती थी, हमने ये भी टॉपिक पढ़ा था, तो एक्सएल जो है एक्ससी के बराबर हो जाती थी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। अब एक्सएल अगर एक्ससी के यहाँ पर बराबर हो जाए तो क्या होगा, देखिए एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाए तो यहाँ पर जो कोस फाई है वो हमें किसके बराबर मिलेगा, आर बाय अंडर रूट आर का स्क्वायर, यही मिलेगा, क्योंकि ये तो टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर बाय आर, क्योंकि अंडर रूट आर स्क्वायर से जब ये बाहर आएगा, अंडर रूट से आर स्क्वायर तो आर आएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, यानी कि कोस फाई की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। अब इसका मतलब क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर कोस फाई की वैल्यू हमें मिलती है 1, इसका मतलब क्या है, फाई जो है हमारे पास 0 डिग्री है। और जो पावर है जिसका फॉर्मूला है ईवी इंटू आई वी कोस फाई, फाई की जगह 0 डिग्री रख देंगे यहाँ पर 0 डिग्री, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ईवी इंटू आई वी। यानी कि ये जो है मैक्सिमम पावर यहाँ पर डिसिपेट होगी, कहाँ पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर।
इसी तरह से अगर हम एक प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर का केस ले लें, प्योर इंडक्टर के लिए हमने देखा था अगर हम V और I के बीच में एंगल की बात करें, ये VL है तो ये कितना होता है 90 डिग्री का। और कैपेसिटर के केस में हम बात करें, यहाँ पर I ले लें और यहाँ पर VC ले लें तो ये भी कितना होता है 90 डिग्री का। यानी कि अगर फाई जो है 90 डिग्री हो, यानी कि जो फेस एंगल है V और I के बीच में, तो पावर कितनी होगी। तो कोस फाई जो है, अगर हम बात करें कि जो फाई है 90 डिग्री है तो कोस फाई किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि कोस 90 डिग्री जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ये इतना क्लियर है अगर फाई 90 डिग्री हो जाए। अब यहाँ पर जो पावर होगी वो क्या होती है EV इंटू IV कोस फाई, यानी कि कोस 90 डिग्री। और पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये तो हो गई 0, क्योंकि ये अगर 0 तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर के केस में जो पावर डिसिपेशन है 0 होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हमारे पास तो नहीं होते जो प्योर इंडक्टर है या आइडियल कैपेसिटर है। थोड़ी बहुत एनर्जी जो है डिसिपेट जरूर होती है, लेकिन फिर भी जो एसी सर्किट में, जो एसी सर्किट की बात करें उसके अंदर प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर तो नहीं होते, लेकिन इनका यूज किया जाता है क्योंकि मिनिमम एनर्जी डिसिपेट ये करते हैं। और जो मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेशन होता है वो अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है, R होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम पावर जो है डिसिपेट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर होती है, और अगर प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर का केस लें तो पावर डिसिपेशन 0 होता है। तो इस तरह से जो पावर फैक्टर है इसी सर्किट का उसको हम समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।